नमस्कार बच्चों। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो कि हमारे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत है, इसमें हमने अब तक सल्तनत काल पढ़ा है। सल्तनत काल के पश्चात हमने मुगल काल के प्रारंभिक शासक बाबर और हुमायूं के बारे में अध्ययन किया, अफगान शासकों के बारे में अध्ययन किया, मुगल काल के सल्तनत काल के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। आज हम सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था, भूराजस्व पद्धति इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इक्ता प्रथा के बारे में जानते हैं। इक्ता एक अरबी शब्द है और इक्ता वह होता है एक निश्चित भूराजस्व क्षेत्र। इक्ता अगर छोटे क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है कि इक्ता एक निश्चित भूराजस्व क्षेत्र होता था जो सुल्तान द्वारा किसी अमीर को या अधिकारी को प्रदान किया जाता था अपनी सेवाओं के बदले, और ये हस्तांतरित होता था, अर्थात इसको हस्तांतरित किया जा सकता था, इक्तेदार की बदली की जा सकती थी। गौरी की विजय के बाद उत्तर भारत में इक्ता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्ता प्रदान किया। मलिक नसीरुद्दीन कुबाचा को सिंध प्रदेश, कच्छ और सिंध प्रदेश का इक्ता प्रदान किया। माना जाता है कि इल्तुतमिश ने मुल्तान से लेके लखनऊ तक का क्षेत्र इक्ता के रूप में विभाजित कर दिया। तो इक्ता प्रथा की व्यवस्थित रूप से शुरुआत है, सुव्यवस्थित रूप से शुरुआत इल्तुतमिश के समय हुई और इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण क्षेत्र को अलग अलग इक्ताओं में विभाजित किया। पहला खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर का इक्ता होता था और दूसरा कुछ छोटे गांवों के रूप में छोटी इक्ता होती थी। इक्तेदार और सुल्तान के संबंध परस्पर परिस्थिति पर निर्भर करते थे, अर्थात इक्तेदारों की 3 प्रकार की होती थी। प्रथम इक्तेदार वे होते थे जो जीते हुए प्रदेश में सुल्तान द्वारा नियुक्त किए जाते। दूसरे प्रकार के इक्तेदार वो होते थे जो अर्थ विजित क्षेत्र में नियुक्त किए जाते और उनको लक्ष्य दिया जाता कि आपको ये क्षेत्र है वो जीतना है। तीसरे प्रकार के इक्तेदार वे होते थे उस भूमि पे इक्तेदार नियुक्त किए जाते जो अभी तक नहीं जीता गया है। ऐसे इक्तेदार व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र होते थे। इक्ता के प्रशासक को मुक्ति या वली कहा जाता था। जो इक्तेदार होता था उसको मुक्ति या वली कहा जाता था। ये संबंधित क्षेत्र में भू राजस्व एकत्रित करते और उस क्षेत्र का प्रशासन देखते। उनसे अपेक्षा की जाती कि अपना प्रशासनिक, सैनिक और स्वयं का खर्च निकालने के बाद में बची हुई राशि रकम है वो सुल्तान तक या केंद्रीय कोष में पहुंचाई जाए। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया। वह इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों के हस्तांतरण पर बल दिया ताकि निहित स्वार्थ पैदा नहीं हो जाए, अर्थात यदि इक्तेदार लंबे समय तक एक ही इक्ता में जमा रहता है तो धीरे धीरे उस क्षेत्र पे उसका अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो जाता है और मौका मिलने पे कमजोर केंद्रीय शासन के समय वह स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर सकता है। उसने इक्ते में नौकरशाही के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त दीवान वजारत को यह अधिकार दिया कि प्रत्येक इक्ते की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाया जाए। इक्ता के राजस्व में इक्तेदार की व्यक्तिगत आय और उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन में स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। गयासुद्दीन तुगलक ने भी यही किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऐसा कदम उठाया, उसने भू राजस्व संग्रह और प्रशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया। अब मुक्ति के अतिरिक्त एक अन्य अमीर भी नियुक्त किया, वह प्रशासन का कार्य देखता था और इक्तेदार है वो भू राजस्व का देखता था। इक्ता के आय व्यय के निरीक्षण के लिए आमिल नामक अधिकारी भी नियुक्त होने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता के सैनिकों का वेतन भी केंद्रीय खजाने से देने का प्रावधान किया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उसके इस कदम की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यही वजह है कि उसके काल में सर्वाधिक विद्रोही, यदि कभी प्रश्न आए
सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह किस सुल्तान के समय हुए? सर्वाधिक विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फिरोज तुगलक ने सैनिकों को वेतन के बदले गांव प्रदान किए गए और ऐसे गांवों को वजह कहा जाता था और उनको धारण करने वाले सैनिकों को वजहदार कहा जाता था। लोधियों के समय भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस काल में एकताओं का स्थानांतरण नहीं हो पाता। खालसा या महरूसा भूमि। खालसा उस भूमि को कहते थे जिसकी आय है सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तानों के समय बठिंडा और ग्वालियर है वो खालसा भूमि हुआ करती थी। और अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार हुआ, किंतु फिरोज तुगलक ने इस नीति को उल्ट दिया और ज़्यादातर भूमि है वो अनुदानों में बांट दी गई। अब कर व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ में इस्लामी करारोपण पद्धति लागू नहीं थी, अर्थात इस्लाम के धर्म के अनुसार जो करारोपण पद्धति है वो लागू नहीं थी, बाद में लागू हुई धीरे। सबसे पहले पंजाब में इस्लामी करारोपण पद्धति लागू हुई। अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में इस्लामी करारोपण पद्धति शुरू नहीं हुई थी। आगे चलकर शरीयत के अनुसार 4 प्रकार के कर लगाए गए: धार्मिक कर, जकात, धर्मनिरपेक्ष कर, खराज, जजिया और खुमस। खराज और उसर। खराज एक भूमि कर था जो हिंदुओं की भूमि पर लगाया जाता था। ये न्यूनतम 1/3 से लेकर अधिकतम 1/2 तक कुल पैदावार का लगाया जाता था, किंतु फिरोज तुगलक ने इसको उलट कर 1/5 भाग कर दिया। उसर ये मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था और ये कुल उपज का 1/5 और 1/10 भाग होता था। प्राकृतिक रूप से सिंचित भूमि पे 1/10, कृत्रिम रूप से जहाँ पे राज्य द्वारा सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हो वहाँ पे 1/5 भाग लगाया जाता था। जकात ये धनवान मुसलमानों पे लगाया जाता था जो उनकी कुल वार्षिक आय का 2.5% हुआ करता था। इसका प्रयोग है वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता। जजिया ये सैनिक सेवाओं के बदले गैर मुस्लिमों से लिया जाता। ये 3 प्रकार का होता था: 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम। खुमस ये लूट का भाग होता था और लूट के माल पे लगता था। इसमें राज्य का हिस्सा 1/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा 4/5 भाग था, किंतु मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदलकर राज्य के लिए 4/5 भाग और सैनिकों के लिए 1/5 भाग कर दिया। फिरोज तुगलक ने इसे पुनः पुराने तरीके से लागू कर दिया था। सैनिकों को वापस 4/5 भाग सैनिकों को देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से ये मुस्लिम कर व्यवस्था थी और इस प्रकार से जमीन के ऊपर बुरा जैसे रखा जाता, इख्तियार होता था, खालसा भूमि होती, जागीरदारी प्रथा थी। तो इस प्रकरण में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी का हम अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।